उस दिन चिड़िया अपने क्लासरूम से बाहर निकली थी जब उसने मॉन्टेसोरी के लंच ब्रेक के दौरान प्ले एरिया के सामने से गुजरती हुई बार्बी डॉल को देखा था। वो लंच बॉक्स हाथ में पकड़े झूले पर झूलते दो बच्चों के पास खड़ी थी। चंद लम्हों के लिए चिड़िया को जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही न आया। वो बार्बी डॉल जिसके बालों को छूने और जिसके साथ बात करने और खेलने की ख्वाहिश में वो कई बार डीसी हाउस में लॉन के इस हिस्से में मना करने के बावजूद जाती रहती थी जहां वो अपनी माँ और बाप के साथ शाम को खेलने के लिए निकलती थी। बार्बी डॉल के करीब जाकर इससे कुछ कहने की हिम्मत इसे कभी नहीं हुई थी, लेकिन दूर से बहुत बार इन दोनों के दरमियान खामोश नजरों और मुस्कुराहटों का तबादला हुआ था। वो इस घर के मुस्तकिल रिहायशी दो वाहिद बचे थे। ये मुमकिन नहीं था कि दोनों एक दूसरे के बारे में तजस्सुस का शिकार ना होते और एक दूसरे को मुस्तकिल तौर पर इग्नोर कर पाते। चिड़िया फ्रेंडली थी, बार्बी डॉल नहीं थी। वो अपने माँ बाप की तरह बहुत महजब और सुलझी हुई होने के बावजूद बेहद रिजर्व तबीयत की थी। पता नहीं ये उसके माँ बाप की हिदायत थी या कुछ और। चिड़िया सोचती रहती लेकिन कभी अंदाजा नहीं कर सकी थी। और अब वही बार्बी डॉल इससे चंद गज के फासले पर स्कूल में खड़ी थी। चिड़िया के लिए ये कैसे मुमकिन था कि वो इसे इग्नोर करती। तो वो भाग के उसके पास गई और हेलो, वो एक्साइटमेंट के बावजूद कुछ डरती झिझकती बार्बी डॉल के पास गई और हेलो का छोटा सा लफ्ज कहने के लिए भी उसे पता नहीं कितनी हिम्मत करनी पड़ी थी। बार्बी डॉल ने चौंक कर गर्दन घुमाकर उसे देखा और फिर उसी बर्क रफ्तारी से चिड़िया का चेहरा पहचाना था जिस तरह चिड़िया ने उसका चेहरा पहचाना था। वो चिड़िया को फरामोश कर भी कैसे सकती थी। वो घर में उसके लिए दिलचस्प चीजों में से एक चीज थी। लॉन में खेलते खेलते अक्सर ही वो किसी न किसी फूलदार झाड़ी या पौधे की शाख में से झांकता उसको देखा करती थी। अपने खिलौनों के साथ लॉन में खेलते हुए या साइकिल चलाते हुए वो इसको देखा करती थी और कभी कभी वो अपनी मम्मी को भी मुतवज्जे करने की कोशिश करती थी। मामा, वहाँ एक गर्ल है। उसने पहली बार चिड़िया को देखने पर फुटबॉल को किक लगाते हुए अपनी माँ को इशारे से बताया था, लेकिन जब तक वो इस पौधे को, इन शाखों को दोबारा फोकस कर पाती जिनमें से चिड़िया का चेहरा नजर आता था, चिड़िया वहां से गायब हो जाती थी। इसकी माँ ने चौंक कर चंद लम्हों के लिए इसको देखा, फिर पूछा, कहाँ? वहां पर थी मामा, लेकिन अब वो वहां नहीं है। ये इन दोनों की आपस की मुलाकात थी जो कि दूर से देख कर एक दूसरे को का तारुफ से इनको हासिल हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता बार्बी डॉल चिड़िया को इस तरह देखने की आदी हो गई थी और चिड़िया ने भी अब पहले की तरह गायब होना बंद कर दिया था। खामोश नजरों का तबादला आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराहटों के तबादले में बदलने लगा था। अगर कुछ नहीं टूटा था तो इन दोनों के बीच की खामोशी नहीं टूटी थी। डीसी की बीवी लॉन में कुर्सी पर बैठी जा तो कोई किताब पढ़ती रहती या फिर पेंटिंग करती रहती और बार्बी डॉल लॉन में साइकिल चलाते या फुटबॉल खेलते हुए दूर पौधों में छुपी चिड़िया को देखकर मुस्कुराती रहती। कभी कभार वो साइकिल चलाते चलाते जानबूझकर चिड़िया के बहुत करीब से होकर गुजरती थी और कभी वो खेलते हुए जानबूझकर इस पौधे के करीब फुटबॉल फेंक देती जहां चिड़िया छुपी हुई होती थी। ये उन दोनों की दोस्ती की इब्तिदा थी और आज स्कूल में चिड़िया उसको देखकर निहाल हो गई थी और इसी तरह ही हाल बार्बी डॉल का था। चिड़िया ने बातों की इब्तिदा शुरू की, हेलो, फिर इसके जवाब में बार्बी डॉल ने भी हेलो कहा। स्कूल में वो दिन बार्बी डॉल का पहला दिन था और यही पहला शनासा चेहरा था जो इसे नजर आया था। इसका बस चलता तो वो चिड़िया से लिपट ही जाती क्योंकि दिल में रोने का ख्याल उसका सुबह से ही आ रहा था। तुम यहाँ स्टडी के लिए आई हो? चिड़िया इसके हेलो पर मुस्कुराई थी। बार्बी डॉल ने हाँ में सर हिलाया। मम्मी पापा के साथ आई हो? बार्बी डॉल को एक बार फिर सर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे। उसे यकदम याद आया था कि उसके मम्मी पापा उसे सुबह वहां छोड़कर चले गए थे और अब वो स्कूल में अकेली थी। चिड़िया इसके आंसू देखकर जैसे तड़प गई। रोना नहीं बार्बी डॉल, अच्छे बच्चे तो नहीं रोते। उसने पहली बार बार्बी डॉल के सामने उसको इस नाम से पुकारा था और उसके गालों पर लड़कते आंसू अपने हाथों से पोंछे। फिर अपने फ्रॉक की जेब से रुमाल निकालकर उसने बार्बी डॉल का चेहरा साफ किया। देखो, सारे बच्चे इधर पढ़ने आते हैं, चिड़िया उसे बड़ों की तरह समझा रही थी। बार्बी डॉल के आंसू यकदम थम गए थे। ये चिड़िया की बातों का असर था या शायद इस नाम का असर था जिससे वो इसको पुकार रही थी। उसे अब अपना ये नाम बहुत अच्छा लगा था और स्कूल में तो चिड़िया उसे समझा रही थी, स्कूल में तो कितना मजा आता है, इतनी अच्छी अच्छी टीचर्स होती हैं, बुक्स होती हैं, फिर फ्रेंड्स भी तो बनेंगे ना तुम्हारे। चिड़िया अब वो काम भूल चुकी थी जिसकी वजह से वो क्लासरूम से बाहर आई थी। इसे याद था तो बस ये था कि बार्बी डॉल स्कूल में आ गई है। अपनी जेब में रुमाल वापस रखते हुए उसने जेब से बार्बी डॉल के लिए एक टॉफी निकाली और बार्बी डॉल को दी। बार्बी डॉल एक लम्हे के लिए झिझकी, फिर इसने टॉफी इसके हाथ से ले ली। ठीक है, मम्मी और पापा बहुत याद आ रहे हैं, लेकिन टॉफी खाने में तो कोई हर्ज नहीं है, उसने अपने छोटे से दिमाग में सोचा। चिड़िया मुस्कुराई, फिर इसने बार्बी डॉल की दोनों पोनियों को प्यार से छुआ। ये इनके तारुफ का आगाज था, लेकिन तारुफ तक ही रहा। वैसी दोस्ती ना हो सकी जो चिड़िया और बार्बी डॉल दोनों की दिली ख्वाहिश थी। स्कूल में दोनों के सेक्शंस अलग अलग थे और बार्बी डॉल को बहुत जल्द स्कूल से छुट्टी हो जाती थी। मॉन्टेसोरी विंग की लंच ब्रेक का वक्त भी जूनियर विंग से मुख्तलिफ था। इसके बावजूद चिड़िया को जब भी मौका मिलता वो नर्सरी रेड के सामने से सिर्फ बार्बी डॉल को देखने के लिए गुजरा करती थी, या लंच ब्रेक के दौरान या वॉशरूम जाने के बहाने से एक बार मॉन्टेसोरी प्ले एरिया में आकर बार्बी डॉल से जरूर मिलती थी। बार्बी डॉल को टॉफियां और लॉलीपॉप पसंद थे और चिड़िया ये गिफ्ट उसके लिए हमेशा ही लेकर आती थी, कभी लाना नहीं भूली थी।
स्कूल डीसी हाउस से बहुत दूर नहीं था। खैर दिन सुबह जिस वक्त चिड़िया को स्कूल पर साइकिल पर स्कूल छोड़ने के लिए जाता था, इसी वक्त बार्बी डॉल भी अपनी मम्मी पापा के साथ स्कूल के लिए निकला करती थी। चिड़िया साइकिल पर और बार्बी डॉल गाड़ी की खिड़की के शीशे से चिपक कर एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराती, हाथ हिलाती। जब तक अगला मोड़ ना आ जाता वो दोनों एक दूसरे को देखती रहती और इशारे करती रहती और खुश हुआ करती थी। असेंबली का वसी और अरीज एरिया सुबह के वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज से गूंज रहा था, चिड़िया की आवाज से, जो इस असेंबली के वक्त माइक के सामने बेहद जज्ब से दुआया कलिमात पढ़ रही थी। असेंबली एरिया में मौजूद तमाम लोग जैसे किसी ट्रांस में थे और ये महीने में एक बार जरूर होता था जब उनकी मैम खास तौर पर असेंबली में दुआया कलाम पढ़ने के लिए चिड़िया को बुलवाया करती थी। और स्कूल में होने वाली हर तकरीबात में चिड़िया को इसी दुआया कलाम के लिए बुलवाया जाता था। समा बांधना शायद चिड़िया के इस दुआया कलाम के लिए बहुत छोटा लफ्ज था। इसकी आवाज मीठी और मुलायम तो थी ही, लेकिन इसमें एक अजीब सा सोच था। उस दिन दोपहर को होमवर्क करते करते बार्बी डॉल लाशऊरी तौर पर वही दुआया कलिमात गाती रही जो उसने असेंबली में चिड़िया से सुना था और इसकी माँ ने इसे नोटिस किया था। इसके पूछने पर बार्बी डॉल ने इसे चिड़िया के बारे में बताया। इसकी मम्मी ने मुस्कुराते हुए इसकी ये सारी बातें सुनी। फिर उन्होंने बार्बी डॉल से कहा, अच्छा चलो मैं भी सुनूंगी किसी दिन चिड़िया को बुलाकर उससे कुछ। लेकिन इसकी मम्मी ने चिड़िया से कुछ सुनने की कोशिश नहीं की थी। घर में एडजस्ट होने के बाद वहां उनकी नई मसरूफियात शुरू हो चुकी थी। उन मसरूफियात में नौकर की एक नवासी से कोई डिवोशनल सॉन्ग सुनने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। अलबत्ता बेटी का दिल रखने के लिए उन्होंने ये कह दिया था। चिड़िया और बार्बी डॉल अब स्कूल में एक दूसरे से कुछ ज्यादा क्लोज हो गई थी, लेकिन घर में ये दूरी अभी तक बरकरार थी। लेकिन एबक की आमद ने जहां और बहुत सी जगहों से बर्फ पिघलाई थी, वहां ये बर्फ भी पिघला दी थी। चिड़िया अब ऐसा ऐसा इस वक्त वहां आने लगी जब घर में मौजूद बच्चे खेल रहे होते थे। हाँ, अलबत्ता बड़ों की मौजूदगी में वो एक बार फिर उस तरह छुप कर सब कुछ देखने की कोशिश करती। एबक के बाद बार्बी डॉल इस घर का दूसरा फर्द थी जिससे इसकी सबसे ज्यादा दोस्ती थी, और एबक की यही दोस्ती उसकी माँ को पसंद नहीं थी। और उसने गुस्से से एक दिन कहा, एबक तुम अब इसके साथ नहीं खेलोगे। एबक अपनी माँ की इस तंबीह पर हैरान हो गया। लेकिन मम्मी क्यों? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, एबक की मम्मी ने बेहद मुस्तहकम आवाज में कहा था। मम्मा बट शी इज अ गुड गर्ल, एबक ने दिफा किया था। आई एम श्योर शी इज अ गुड गर्ल, लेकिन बेटा वो एक सर्वेंट की बच्ची, और मैं आपको हमेशा से क्या समझाती आई हूँ कि इनके और हमारे सेटअप में बहुत फर्क होता है, हमें इनसे थोड़ा फासले पर रहना चाहिए। इस बार इसकी मैंने बड़े प्यार से और रसानियत से इसको समझाने की कोशिश की। और फिर वो है भी तो एक लड़की, आपको लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप करने की क्या जरूरत है? आप लड़कों के साथ फ्रेंडशिप करें, आप भाई के साथ दोस्ती करें, बहन के साथ दोस्ती करें, स्टे अवे फ्रॉम हर। एबक ने एक लम्हे के लिए माँ को देखा और कुछ सोचकर कहा, लेकिन मम्मी मैं तो उसको खेलना सिखा रहा हूँ, वो मेरे से टेनिस खेलना सीख रही है। अगर मैं उसके साथ खेलना छोड़ दूंगा तो फिर उसे टेनिस खेलना नहीं आएगा। इसको टेनिस सिखाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, वो कहीं से भी सीख सकती है। एबक की माँ ने झंझला कर कहा, लेकिन मामा वो अफोर्ड नहीं कर सकती, आपको पता है इसके पास रैकेट भी नहीं है। एबक को चिड़िया से एक बार फिर हमदर्दी हुई। तो ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, इसकी माँ और नाने की जिम्मेदारी है। लेकिन मम्मी इसके तो पापा भी नहीं है, आप ही तो कहते हैं कि हमें इनके साथ बहुत काइंड होना चाहिए जिनके पापा ना हो, और हमें तो उनका ख्याल भी रखना चाहिए। एबक ने अपनी माँ को उनकी कभी कही हुई बात याद दिलाई। चंद लम्हों के लिए उसकी मम्मी कुछ जवाब नहीं दे पाई। बड़ों का सारा मसला यह होता है कि वो एक ही वक्त में छोटों को नसीहत के जरिए, अच्छाई और अमल के जरिए बुराई सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इस कोशिश के नतीजे में तरबियत नहीं कंफ्यूजन बच्चों को देते हैं, जिसमें वो सारी जिंदगी इसी कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। उसके नाना है ना, उसकी माँ ने एक कमजोर लॉजिक दी थी, पर इसके पापा तो नहीं है ना। एबक ने तुर्क जवाब दिया था। देखो, किसी से दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि हम उसके साथ अनकाइंड हो। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि तुम इसके साथ बदतमीजी करो या इसको तकलीफ पहुंचाओ। बेटा बस मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम उनके साथ खेला ना करो, मुझे तुम्हारा उसके साथ खेलना पसंद नहीं है। अगले दिन वो टेनिस कोर्ट पर था जब हमेशा की तरह अपने मुकर्रर वक्त पर चिड़िया वहां आ गई थी। एक बच्चे की जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन मरहला उसको दरपेश था, एक चीज जो उसकी पसंदीदा थी और दूसरी तरफ उसकी माँ की हिदायत थी। चिड़िया उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। चिड़िया के साथ खेलना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पसंदीदा मशगला होता था, लेकिन माँ की हिदायत थी। एक बच्चा होते हुए वो ये भी जान सकता था कि चिड़िया के बारे में इसकी मम्मी की राय और अंदाजा ठीक नहीं था। वो वाकई एक अच्छी लड़की थी, पर दूसरी तरफ वो एक फर्माबरदार बच्चा भी था, बड़ा भाई भी था, और एक ऐसा बच्चा जिसकी फर्माबरदारी की सारे घर वाले बल्कि सारे खानदान वाले मिसालें दिया करते थे। चिड़िया ने आते ही स्पोर्ट्स किट को खोलकर इसमें से हमेशा की तरह दूसरा रैकेट निकालने की कोशिश की। चिड़िया रैकेट को देखती रह गई, लेकिन किट में आज खिलाफ मामूल दूसरा रैकेट नहीं था। इसने हैरानी से एबक को देखा जो इसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए अपने रैकेट से गेंद को दूसरे कोर्ट में फेंकने में मगन था। वहां उसकी हेलो का जवाब भी नहीं था, कोई आई कांटेक्ट भी नहीं था। एबक एबक, इसने एबक को मुतवज्जे करने की कोशिश की, वो मुतवज्जे नहीं हुआ। वहां मुकम्मल खामोशी थी, दिल को चीर देने वाली खामोशी जो एक छोटे से बच्चे के दिल पर नश्तर की तरह लग रही थी।
वो पहली बार था जब किसी ने चिड़िया का दिल इतनी बुरी तरह से तोड़ा था। 15 मिनट जर्द चेहरे के साथ टेनिस कोर्ट पर इसको मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए। बार बार सर्विस करने वाले ऐबक को चुपचाप देखती रही। किट में दूसरा रैकेट इसलिए नहीं था कि ऐबक इसके साथ खेलना नहीं चाहता था, और ये फैसला इसने क्यों किया ये चिड़िया को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन खुद को इस तरह नजरअंदाज किए जाने की तकलीफ इसे शिद्दत से हुई, खासतौर पर इसलिए क्योंकि ऐबक इतने हफ्तों से इसे वीआईपी ट्रीटमेंट और वीआईपी प्रोटोकॉल देता रहा था। तो मुझसे नाराज हो? चिड़िया ने जैसे सुलह करने की कोशिश की। जवाब फिर नहीं मिला। ऐबक, चिड़िया ने एक बार फिर उसे पुकारा। वो इस बात का जवाब देने के बजाय दूर एक क्यारी में जाकर टेनिस बॉल ढूंढने लगा। मसालियत की सारी कोशिशें बुरी तरह नाकाम हुई थी। वो चंद मिनट वहां खड़ी रही और फिर जितने जोश व खरोश के साथ वो टेनिस कोर्ट पर आई थी, इतनी ही खामोशी और रंजीदगी के साथ वो टेनिस कोर्ट से चली गई। लेकिन टेनिस कोर्ट से अपने क्वार्टर तक वापसी में चिड़िया आंसुओं से रोती रही। इस दिन इसने कई हफ्तों के बाद अपनी पुरानी रविश अख्तियार की थी, चुप चुप खामोश बैठे रहना और उदास रहना। ऐबक जब क्यारी में पड़ी हुई गेंदों को उठा करके पलटा, चिड़िया वहां से गायब हो चुकी थी। टेनिस से यकदम उसका दिल उचाट हो गया। वो उसकी दोस्त थी, उसे बहुत अच्छी लगती थी और वो इतने दिन से उसके साथ खेल रही थी, जिसके लिए उस तरह इग्नोर कर देना उसे आसान नहीं था। टेनिस किट को वहां से उठाए बगैर वो बेहद खराब मूड में अपनी मुट्ठियां भेजते हुए और दुखी अंदाज में आंसू बहाता अंदर चला गया। चिड़िया को उसके आंसू का पता नहीं था, लेकिन ऐबक जानता था कि चिड़िया ने आंसू बहाए हैं। चिड़िया ने इस दिन रात का खाना नहीं खाया था। वो दोपहर से रात तक खैर दिन के वापस आने का इंतजार करती रही और रोती रही। क्या हुआ चिड़िया, क्यों रो रही हो? नाना, ऐबक मुझको टेनिस नहीं खिलाता। इसने अपने आंसुओं के साथ खैर दिन के मुसलसल इस्तफसार पर कहा। खैर दिन ठिठका, फिर इसने इसे साथ लपटा कर बहुत प्यार से कहा, क्यों बेटा? पता नहीं नाना, बस वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा और मेरे साथ खेल भी नहीं रहा। मैं तुम्हें इसलिए तो मना करता था कि तुम वहां मत जाया करो और उनके साथ मत खेला करो। नाना ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया नाना, मैं तो उसका बहुत ख्याल करती थी। आंसू का एक नया सैलाब चिड़िया की आंखों में आया था। मैं जानता हूँ बेटा, तुमने कुछ नहीं किया। हो सकता है ऐबक को साहब या उसकी मम्मा ने तुम्हारे साथ खेलने से मना कर दिया, लेकिन क्यों नाना? वो क्यों मना करेंगे बेटा? वो अफसर लोग हैं, साहब लोग हैं, हम तो गरीब लोग हैं। तो ये क्या बात हुई नाना, ये कैसी बात हुई? हम तो सिर्फ खेला करते थे। अच्छा कोई बात नहीं, तुमने अब वहां नहीं जाना, नाना ने उसे समझाने के बाद कहा। चिड़िया ने बोझल दिल के साथ सर हिला दिया और फिर इस कहानी का फेरी टेल का खात्मा हो गया। उधर ऐबक की भी यही हालत थी। उसने भी रात का खाना नहीं खाया। मम्मा के पूछने पर उसने बहाना कर दिया कि मुझे भूख नहीं है, लेकिन दरअसल चिड़िया का चेहरा था जो उसे बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। अगली दोपहर टेनिस कोर्ट पर आते ही वो चिड़िया को ढूंढता रहा, किसी पेड़ पौधे के पीछे कहीं से तो वो नजर आएगी, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। ना ही वो उस दिन टेनिस कोर्ट पर आई थी। वो अकेला और कुछ नहीं तो टेनिस की प्रैक्टिस कर लेता, लेकिन अब इससे वो भी नहीं हो पा रहा था। चिड़िया का हैरान और उदास चेहरा उसे मुसलसल काल से अपसेट कर रहा था और अब इसकी अदम मौजूदगी इसके लिए मजीद परेशान कौन थी। मसला टेनिस या चेस का नहीं था, मसला इन बातों का था जो वो उसके साथ शेयर करता था। वो बातों नहीं था और घर में मौजूद तमाम बच्चे इससे छोटे थे और इसको बेवकूफ लगते थे। वाहिद चिड़िया थी जिसको इसकी हर बात समझ आती थी। इसके ना आने का मतलब इसके पार्टनर का खोज जाना था। इस दिन सारा दिन ऐबक किसी न किसी बात पर अपनी मम्मा से जिद करता रहा। उसने खाना ठीक से नहीं खाया, होमवर्क बहुत खराब किया। मम्मा के समझाने के बावजूद इसने एक बार फिर छोटी बहन पर हाथ उठाया था, एक बार भाई पर उठाया था। इसकी मम्मा इसके खराब मूड की वजह समझने से कासिर थी और ऐबक भी खुद को किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा सकता था और ना ही खुद को ये समझा सकता था कि मसला क्या है। लेकिन पहले वो चिड़िया को इग्नोर कर रहा था, वो ठीक था। अब चिड़िया इसे इग्नोर करने लगी थी तो सब कुछ उलट पुलट हो गया था और उसकी जिंदगी का ये सबसे बड़ा और सबसे तारीख बाब था। वो मुसलसल अगले 3 दिन तक ऐबक को नजर नहीं आई और कहीं भी नजर नहीं आई। ना अकबी बाग में, ना गिलहरियों के साथ खेलते हुए, ना क्वार्टर के पास आम के दरख्त पर पड़े झूले में झूला झूलते हुए, ना ही बरामदे में लगे आईने में। वो बार बार उसको ढूंढने की कोशिश करता और उसकी आंखें मुसलसल उसको ढूंढ रही होती थी। तीसरे दिन बिलाखिर ऐबक की हिम्मत जवाब दे गई। वो दोपहर को टेनिस कोर्ट पर जाने के बजाय सीधा खैरदीन के क्वार्टर चला गया था। दरवाजे पर दस्तक देने पर खैरदीन बाहर आ गया। अंदर क्वार्टर में एक कोने में बैठी हुई होमवर्क करती चिड़िया करंट खा गई जब उसके कानों में आवाज आई, ऐबक की, चाचा चिड़िया घर पर है? नहीं बेटा, वो सो रही है। चिड़िया ऐबक की आवाज पर अपना होमवर्क बंद करके पुरजोश अंदाज में उठने लगी थी जब उसने खैरदीन को कहते सुना, नाना झूठ क्यों बोल रहे हैं? नाना तो कभी झूठ नहीं बोलते, फिर अब क्यों बोल रहे हैं? वो नोटबुक हाथ में लिए हैरान हुई थी। अच्छा, वो कब सोकर उठेगी? चिड़िया ने ऐबक की आवाज में थोड़ी सी मायूसी देखी थी। वो काफी देर तक सोती रहती है, शाम तक सोती रहेगी, फिर उठकर अपना होमवर्क मुकम्मल करेगी। खैरदीन ने बड़े तहम्मुल से झूठ पर झूठ बोल रहा था और अंदर बैठी चिड़िया हैरान थी। अच्छा फिर इसको बता दीजिएगा कि मैं आया था,
इसने ऐबक को कहते सुना। चंद लम्हों के बाद खैरदीन अंदर आ गया। नाना, ऐबक आया था। खैरदीन तो शायद ऐबक की आमद के बारे में इसे कुछ भी ना बताता, लेकिन चिड़िया ने कुछ बेकरारी के आला में इसे खुद ही पूछ लिया था। हाँ चिड़िया, लेकिन बेटा देखो, अब तुम दोबारा इसके साथ जाकर कभी मत खेलना। वो लोग वैसे भी 1-2 हफ्ते तक दोबारा चले जाएंगे। क्या फायदा ऐसे खेल कूद और दोस्ती का जिसके पीछे तुम इतना रो। पिछली बार भी तुम कितना रोई थी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारी तकलीफ। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे रोने से मुझे तकलीफ होती है। चिड़िया जवाब देने के बजाय सर झुकाकर होमवर्क करने लगी। चारपाई पर लेटते हुए खैरदीन को पता चल गया था कि इसका क्या मतलब था। अच्छा तुम मिल लिया करो इन सब से, लेकिन अब इनके साथ खेल कूद में हिस्सा मत लेना। खैरदीन ने अपनी हिदायत इसके उतरे हुए चेहरे को देखकर वापस ली थी। चिड़िया का चेहरा चंद लम्हों में खिल उठा था। बर्क रफ्तारी से होमवर्क आधे घंटे में खत्म करके वो क्वार्टर से निकलकर टेनिस कोर्ट पर आई। वहां उसने कोर्ट पर बाहर पड़ी कुर्सियों में से एक पर ऐबक को अपना रैकेट पकड़े बेहद उदासी के आलम में बैठे देखा था। जैसे ही उसने चौंक कर सर उठाया, चिड़िया को देखकर इसका चेहरा यकदम जैसे 1000 वाट के बल्ब की तरह जल उठा था। चिड़िया भी जवाबन मुस्कुराई थी। वो आकर इसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। तुम सो रही थी? ऐबक को फौरी तौर पर इससे बात करने के आगाज में मुश्किल हो रही थी। उसने कुछ सोचकर जवाब दिया, हाँ मैं सोती हूँ इस वक्त। चिड़िया ने नजरें मिलाए बगैर खैरदीन के झूठ का पर्दा रखा। लेकिन तुम तो इस वक्त मेरे साथ खेला करती थी। ऐबक ने इसे याद लिया। हाँ अब मैं सोती हूँ, चिड़िया ने मध्यम आवाज में कहा। चलो बस करो, अब हम खेलते हैं। तुम ये रैकेट पकड़ो, मैं दूसरा रैकेट निकालता हूँ। ऐबक ने जल्दी से बात बदलने की कोशिश की। नहीं, अब मैं टेनिस नहीं खेला करूंगी। चिड़िया ने इसके बढ़ाए हुए रैकेट को नहीं पकड़ा था। क्यों? ऐबक ने चौंका। क्योंकि मेरे पास रैकेट नहीं है। रैकेट नहीं है। वो दोनों हाथ अपनी गोद में रखे चिड़िया ने बड़े तहम्मुल से कहा था, मैं दे रहा हूं ना तुमको, खेल लो प्लीज। नहीं ये मेरा नहीं है। चिड़िया ने नफी में सर हिला दिया। तो क्या हुआ चिड़िया, मैं खुद दे रहा हूं, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। लेकिन ऐबक मुझे टेनिस अच्छा नहीं लगता। ऐबक इस बार रैकेट पकड़े कुछ देर बैठा रहा, फिर इसने बेहद मतानत से कहा, तुम मुझसे नाराज हो चिड़िया? चिड़िया ने नफी में सर हिलाया। तुम नाराज हो? ऐबक ने बेसाख्ता कहा। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। चिड़िया प्लीज मुझे माफ कर दो। चिड़िया ने बेसाख्ता सर हिलाते हुए कहा, ओके ओके ऐबक। वो मुस्कुराई थी। ऐबक भी मुस्कुराया। चलो फिर खेलते हैं ना। नहीं हम वैसे ही बातें करते हैं, मुझे टेनिस अब बोर लगती है। वो दोनों बच्चे थे, लेकिन किसी साइकियाट्रिस्ट की तरह एक दूसरे का जहन पढ़ रहे थे। ऐबक को अंदाजा हो गया था कि चिड़िया अब दोबारा इसका रैकेट कभी नहीं लेगी। वो खैरदीन की हिदायत थी या चिड़िया की जिद थी, जो भी था ऐबक नादम होने के साथ साथ चिड़िया के हवाले से बेहद मोहतात भी हो गया था कि चिड़िया दिल पे बात को लेती है और नाराज हो जाती है। वो अब ऐसी कोई बात ही नहीं करना चाहता था जिससे चिड़िया दोबारा हर्ट हो या रूठ जाए और वो अपनी इतनी प्यारी दोस्त को खो दे। इसलिए वो चिड़िया के साथ बैठकर बातें करता रहा। ऐसा ऐसा फिर वो और खेल खेला करते थे। कभी बाग में जाके खेलना, कभी लॉन में तितलियां पकड़ना, कभी एक दूसरे के साथ मट्टी के साथ खेलना। लेकिन इसके बाद कभी चिड़िया ने उसके रैकेट से नहीं खेला था। इस सारे वक्त में चिड़िया को भी अंदाजा हो गया कि उसका ऐबक से दूर रहना बड़ा मुश्किल है। वो ऐबक से दूर नहीं रह सकती। ये चिड़िया की जिंदगी का सबसे बेहतरीन मौसम गर्मा था। उसे पता नहीं था कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बदतरीन मौसम गर्मा बनने वाला है। इसी बेहतरीन मौसम गर्मा में जब वो वापस क्वार्टर में आना ही नहीं चाहती थी, और कुछ यही हाल ऐबक का भी था। HC में पढ़ने वाला वो कल्चर और ग्रूम्ड बच्चा जो इस घर में हर वक्त निक से दुरुस्त रहने वाले है हुलिये में आया था, जो फोर्क और नाइफ के बगैर खाना नहीं खा सकता था, जो टेनिस, स्विमिंग और फ्रीज भी खेलता था। अब लान में छुपन छुपाई खेलता फिरता 24 घंटे। पांव पर मौजूद मोजे अब लान के मुख्तलिफ हिस्सों से दरियाफ्त होते। इसकी जेबों में अब केरियां और कच्चे अंगूर भरे हुए होते थे, और वह इस तमाम मौज मस्ती में 7वें आसमान पर था। माँ की चीखम पुकार भी अब इस पर असरअंदाज नहीं होती थी। इसकी माँ को पता था कि वो चिड़िया के साथ खेलता था, लेकिन वो जब भी इसे ढूंढते आती, चिड़िया का नामो निशान भी कहीं नहीं मिलता था। वो चिड़िया को खुद छुपा देता था या चिड़िया कहीं ना कहीं छुप जाती थी। वो बिल्कुल अकेला लॉन में कहीं ना कहीं कुछ करता पाया जाता था, और वो इस बात को किसी तरह मानने पर तैयार भी नहीं होता था कि उसके आसपास कहीं चिड़िया थी। चिड़िया जैसे ऐबक का वेल केप्ट सीक्रेट थी। इसकी मम्मा इसे डांटते खींचते वहां से ले जाती, लेकिन वो फिर चंद मिनटों बाद दोबारा लॉन में मौजूद होता और चिड़िया भी कहीं ना कहीं से छुपी हुई बाहर निकल आती। इसी मौसम गर्मा में चिड़िया ने दिल भर कर खेला था, और ये इसकी जिंदगी का पहला और आखिरी मौसम गर्मा था जिसमें चिड़िया ने जी भर कर जीना सीखा था और फिर पल पल मरना सीखा था।